May I now please invite Sir to begin the session? जब इन्होंने हमें लेटर भेजा तो कई सारे सब्जेक्ट्स लिख करके दिए थे कि इनमें से एक दो लेकर के आप इसके ऊपर बच्चों को बताएं। उसमें कुछ रोटेशनल डायनामिक्स लिखा था, कुछ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन लिखा था, थर्मोडायनेमिक्स लिखा था, ऐसे कई सारी चीज़ें उसके अंदर में लिखी थी। तो बहुत मुश्किल था क्योंकि मैंने स्कूल है, रेगुलर क्लासेस होते हैं, टीचर्स है, वो रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ाते ही होंगे, मैं क्या करूँगा उसमें, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन करते ही होंगे, मैं क्या करूँगा उसमें। तो बहुत समझ नहीं आया कि क्या करें। मैंने एक बार लिखा भी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, आप और भी उसको नैरो चॉइस कर दीजिए, जो आपको चाहिए, जो स्टूडेंट्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए, वो उसी पे जाऊँ। फिर इन्होंने मुझे फ्री हैंड दे दिया, जो मर्जी हो करो। तो कई सारी चीज़ें हम करेंगे आज, थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स भी करेंगे, थोड़ा रोटेशनल डायनामिक्स भी करेंगे, थोड़ा इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन करेंगे, थोड़े वेव्स की बातें करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट वो तो चलता रहेगा, है ना, तो पार्ट है, फिजिक्स है। जो बहुत कुछ अभी शिवानी ने कहा, प्रिंसिपल मैडम ने कहा, तो क्या है ना कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है। फिज़िक्स में जो लोग होते हैं, शिक्षक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, उनकी ज़िंदगी बाकियों की अपेक्षा बहुत आसान होती है। इसलिए जो केमिस्ट्री के लोग होते हैं और बायो के लोग होते हैं, टीचर्स, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनका काम कितना मुश्किल है। मेरा काम तो बहुत आसान है। मेरा काम इसलिए आसान है कि मेरे साथ पूरी प्रकृति खड़ी हुई है। हाँ? जो फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं या फिज़िक्स के टीचर्स हैं, उनकी ज़िंदगी इसलिए आसान है क्योंकि उनके साथ पूरी प्रकृति बहुत एक्सप्लिसिटली खड़ी हुई है। ऐसे तो सभी के साथ होती ही है प्रकृति, लेकिन हमारे साथ तो एकदम दिल खोल करके हमारे साथ। हम क्या पढ़ाते बताओ? अभी हमने क्या क्या नाम लिए, 2-4 सब्जेक्ट बताओ तो क्या क्या नाम लिए अभी मैंने? रोटेशनल डायनामिक्स है। अब पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा है पीछे? देखो वहां पे पंखा चल रहा है ना, सीलिंग पे चल रहा है ना, रोटेशन हो रहा है ना, हो रहा है ना। अब केमिस्ट्री के लोग जब बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो कहीं बॉन्डिंग होगी क्या? केमिकल बॉन्डिंग होगी क्या? कोवैलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग होगी क्या? बायो के लोग जब रेस्पिरेशन का सिस्टम पढ़ाएंगे तो कहीं रेस्पिरेशन होता हुआ दिखेगा क्या? और जो नर्वस सिस्टम कहीं दिखेगा क्या? लेकिन हमें तो रोटेशनल डायनामिक्स दिखेगा। अभी तो हम दरवाजा खोल करके आए हैं, तो हमने तो दरवाजे पर फोर्स भी लगा दिया, टॉर्क भी लगा दिया, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन भी पैदा कर दिया। और रोटेशनल डायनामिक्स के बाद क्या बोला? थर्मोडायनामिक्स बोला। अब किसके घर में थर्मोडायनामिक्स नहीं होती है? खाना बनता नहीं बनता है? तो खाना जब बनेगा तो थर्मोडायनामिक्स तो होनी पड़ेगी ना, बिना थर्मोडायनामिक्स खाना थोड़ी बनेगा। वो चूल्हा जलेगा, हीट का ट्रांसफर होगा, कंडक्शन होगा, कन्वेक्शन होगा, रेडिएशन होगा, छुओगे तो गर्म लगेगा। हमें बताने का जरूरत नहीं है कि वो ज़्यादा टेम्परेचर वाले से कम टेम्परेचर वाले को जब कांटेक्ट कराते हैं तो हीट का फ्लो ज़्यादा से कम वाले की तरफ होता है। हम क्या बताएंगे? तो बच्चे बच्चे को मालूम है, बच्चे बच्चे को मालूम है कि अगर कुछ चूल्हे पर से अभी अभी उतार के रखा है तो उसको छूना नहीं है, मालूम है नहीं है? तो कुछ भी आप सोच करके चले आओ, लाइट है, मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रिसिटी है, साउंड है, जितनी चीजें हमें पढ़नी होती हैं क्लास 12 में, उसके पहले तक में, उसका 95% चीजें जो है वो हमें, जो प्रकृति है वो स्कूल में आने के पहले से ही सिखाती रहती है। नहीं, स्कूल में जब हम एडमिशन लेते हैं 3 साल की उम्र में, 4 साल की उम्र में, उसके पहले ही नेचर हमें सिखा चुका होता है कि लाइट क्या होती है, डिम लाइट क्या होती है, तेज लाइट क्या होती है। सबको पता है ना। 4 साल के बच्चे को नहीं पता है क्या
कि कम रोशनी है तो ज़्यादा दूसरा बल्ब भी जला दो, ये कर दो। किसको नहीं पता है दिन के अंदर में धूप में जाओगे तो आंखें चुंधिया जाएंगी, इधर आ जाओगे तो फिर वो रिलैक्स रहेगा। किसको नहीं पता है 4 साल की उम्र के अंदर में? और किसको नहीं पता है न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा नियम 4 साल की उम्र के अंदर में? आपको मैं बहुत बार उदाहरण देता हूँ कि अगर छोटा बच्चा होता है, 4 साल भी छोड़ दो, 2 साल का बच्चा ले लो आप, अगर खिलौने से खेल रहा है, टॉय कार से खेल रहा है, किसी खिलौने से खेल रहा है, कहीं रख दिया उसने और उसके बाद फिर और किसी काम में लग गया और 10-15 मिनट के बाद, आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद फिर से उसको वही चीज लेना है, कहां जाएगा उसको लेने के लिए? उसको लेने के लिए वो कहां जाएगा बताओ? जिस कमरे में छोड़ करके आया था उसी कमरे में जाएगा कि दूसरे वाले कमरे में जाएगा? कहां है खोजने के लिए? उसी कमरे में क्यों जाएगा? उसको पता है कि जो चीज मैंने जहां रख दी है वो वहीं पड़ी रहेगी, और अगर नहीं मिलती है वो चीज वहां तो मम्मी से पूछते हैं वो किसने ले ली, किसने ले ली, मेरा टॉय कार किसने ले ली, मेरा खिलौना किसने ले लिया? उसको ये भी पता है कि जब कोई उसको बाहर से आकर के उसको उठाएगा तभी वो वहां से हटेगी। अब बताओ ये न्यूटन का पहला नियम है कि नहीं है? न्यूटन का पहला नियम है कि आपको पढ़ाया आपके टीचर ने, पता नहीं 9वीं क्लास के अंदर में, 8वीं क्लास के अंदर में, 10वीं क्लास के अंदर में, और प्रकृति ने तो 4 साल के पहले ये पढ़ा लिखा करके भेजा स्कूल के अंदर में, ये पढ़ा लिखा करके भेजा स्कूल के अंदर में। न्यूटन का दूसरा नियम भी पढ़ा रखा है। तो जो बॉल खेलते हैं बच्चे छोटे छोटे, तो बॉल खेलते हैं तो एक को दूसरे की तरफ अगर बॉल फेंकनी होती है तो हाथ से बॉल के ऊपर बच्चा फोर्स लगाता है, नहीं लगाता है? शब्द नहीं हो उसको फोर्स और ये सब शब्द नहीं पता होते, लेकिन उसको मालूम है ना कि फोर्स लगाएंगे तभी वो बॉल में उधर मोशन पैदा होगा। वो उसको उधर फेंकना होता है तो उधर क्यों नहीं फोर्स लगा देता है? वो इधर क्यों नहीं फोर्स लगा देता है? ऊपर क्यों नहीं उछाल देता है ना? जिस तरफ उसका साथी खिलाड़ी खड़ा है जिसको बॉल फेंक के पकड़ानी है, ठीक उसी डायरेक्शन में वो फोर्स लगाता है नहीं लगाता है? बोलो। और वो 4 साल का बच्चा जो है वो बॉल खेलता है कि नहीं खेलता है गार्डन के अंदर में? बोलो। खेलता है ना, और हमेशा सही दिशा में फोर्स लगाता है ना। और अगर आप बड़े बगल में खड़े हो, अगर आप बगल में बिल्कुल खड़े हो और उसको आपको बॉल पकड़ानी है तो उसके हाथ का एक्शन अगर देखो आप, और आप 10 फीट की दूरी पे खड़े हो तब बॉल को भेजना है उसे, तब जो उसका हाथ का एक्शन है देखो आप, एक ही तरह का एक्शन करता है क्या? ये ऐसा करके फेंका, और दूर खड़ा है उसको भी फेंकना है तो ऐसा ही करके फेंका। करता है क्या बच्चा? वो पीछे जरा हाथ ले जा करके जोर से फेंकता है ना, अगर दूर जाना है तो उसको मालूम है ना कि ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा करना है तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पैदा करना है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो न्यूटन का दूसरा नियम मालूम हुआ कि नहीं हुआ? और छोटे बच्चे को बोले कि जा दौड़ के जाना सामने की दीवार तक, और दौड़ते रहना, रुकना नहीं, स्लो भी नहीं होना, और जाके उस दीवार में अपना सिर दे मारना। मारेगा क्या 4 साल का बच्चा? आपकी बात मानेगा क्या? नहीं मानेगा ना। 4 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को अगर आप बोलो कि देखो ये हॉल है, आप एकदम तेजी से दौड़ते हुए जाओ, रुकना नहीं, स्लो डाउन नहीं करना, उसी तेजी से जाके अपना सिर दे मारो, आपकी बात मानेगा क्या? क्यों नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? उसको मालूम है ना चोट लगेगी, माथे पे फूल जाएगा, दर्द होगा, तो मैं जितनी जोर से दीवार को मारूंगा दीवार मेरे को उतनी ही जोर से वापस चोट लगाएगी। ये पता है नहीं है? तो स्कूल आने के पहले न्यूटन के तीनों नियम पढ़ा के भेजा कि नहीं प्रकृति ने? रोशनी के बारे में बता के भेजा, साउंड के बारे में बता करके भेजा, सब काम करके आप स्कूल के अंदर में मेरे पास बच्चा आया पढ़ने के लिए, फिजिक्स पढ़ने के लिए। आप सोचो मेरी जिंदगी कितनी आसान है। इतना प्रिपरेशन करा के कोई भेजता है क्या इसमें केजी में और नर्सरी में? नहीं ना। केमिस्ट्री तो शुरू से पढ़ानी पड़ती है,
केमिस्ट्री शुरू से बनानी पड़ती है। डेफिनेशंस, वर्ड्स तो हमें भी बताना पड़ता है, उनको भी बताना पड़ता है, लेकिन उनको हर एक चीज अलग से शुरू से ट्रेन करनी पड़ती है। हमारे साथ पूरी कायनात खड़ी है। हाँ? तो इसलिए हमें अपना काम, मुझे तो अपना काम बहुत ही आसान लगता है, कोई झंझट ही नहीं है। एक ही काम करना है मुझे कि स्कूल में जो एक फॉर्मल उसकी लैंग्वेज है, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको टॉर्क कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहते हैं, ये लैंग्वेज केवल पढ़ा देनी है। बाकी फेनोमेना तो सभी कुछ पता है, थोड़ा मैथमेटिक्स करा देना है ताकि उस फेनोमेना को और डिटेल में एनालिसिस कर सके। ठीक, तो इसलिए फिजिक्स जो के बारे में मैं कल से प्रिंसिपल मैम से भी कई बार सुन चुका हूँ कि इट इज सपोज टू बी द टफेस्ट सब्जेक्ट। हाँ, ये एक प्रकार की क्या कहें इसको, एनोमली है। ऐसा परसेप्शन अगर है कि फिजिक्स इज द टफेस्ट सब्जेक्ट, तो समथिंग जो कि समझ में आने की बात है नहीं कि कैसे हो सकता है ये हो कैसे सकता है कि फिजिक्स जो है वो टफेस्ट सब्जेक्ट हो। और लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज भी अगर सीखना है ना तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप 4 साल का बच्चा जब आता है नर्सरी केजी के अंदर में, तो उसको बोलना आता है कि नहीं आता है, बात करना आता है कि नहीं आता है। हाँ, जो स्कूल में जाते हैं, प्राइमरी सेक्शन है ना इस स्कूल का, कहीं पे बता रहे थे कि पास में ही है बिल्कुल, तो प्राइमरी सेक्शन में जब बिल्कुल एडमिशन लेते हैं फर्स्ट टाइम, तो क्या वो बच्चों को सिखाना पड़ता है क्या कि एक भाषा तो सीख के आते हैं ना, भले ही आप स्कूल में कुछ और सिखाना चाहते हो दूसरी भाषा, लेकिन एक जो घर में बोली जाती है, चाहे उड़िया बोली जाए, चाहे बंगला बोली जाए, चाहे हिंदी बोली जाए, या तमिल बोली जाए, या अंग्रेजी बोली जाए, जो भी घर में भाषा बोली जाती है, एक पूरी भाषा विद द राइट काइंड ऑफ पंक्चुएशंस, जो भी उसके घर में बोला जा रहा है वही उसका ग्रामर है। घर में जो भी बोला जा रहा है वही इसका ग्रामर है, लेकिन उस ग्रामर को सीखने में गलती नहीं की है बच्चे ने। हाँ, आप जो बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे होगे अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड्स जो लोगों ने डिफाइन कर रखा है, उसके मुताबिक शायद आप अपनी ग्रामर गलत बोल रहे होगे, सही बोल रहे होगे। सीखने में गलती नहीं की है लैंग्वेज, वो बढ़िया सीखा है पहले 3-4 साल के अंदर में, और उसके बाद फिर तब स्कूल में आए। तो हमें एक थोड़ी सी भाषा ही तो सिखानी है, एक थोड़ी वोकेबुलरी बढ़ानी है, थोड़ा मैथमेटिक्स वो भी भाषा ही है, बस हो गया। फिजिक्स का तो एकदम पूरा सारे वो, जैसे हम लोग जेई के इम्तहान में जाने के पहले ढेर सारा कोचिंग वोचिंग करके, ट्यूशन व्यूशन करके, ढेर सारी किताबें तैयार हो करके जाते हैं परीक्षा के लिए। हमारा बच्चा पूरी फिजिक्स पढ़ के तैयार होकर स्कूल में आया है एडमिशन के लिए। हमें तो कोई झंझट ही नहीं है, कनेक्ट नहीं। ये परसेप्शन इसलिए है सोसाइटी में कि हम जिस तरीके से फिजिक्स को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो हमारी लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं करता है, और लाइफ के साथ जब कनेक्ट नहीं करता है तो फिर हमें फिर से लगता है कि कुछ नया ही सब्जेक्ट है, उसको अलग ढंग से ही पढ़ना पड़ेगा, और इतनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मुश्किल भी इसीलिए है कि वो जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। आसानी भी है और मुश्किल भी है, क्योंकि जीवन जो होता है ना वो बहुत डाइवर्स होता है, बहुत डाइवर्स होता है। वही तो खूबसूरती है जिंदगी की, दुनिया की खूबसूरती इसी में तो है। इतना अलग अलग किस्म का फेनोमेना है, इतने अलग हजारों लाखों किस्म के फेनोमेना है, तभी तो दुनिया खूबसूरत है ना, तभी तो मजा है उसका दुनिया का। और ये चूंकि अपने प्रकृति से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो उस फिजिक्स के प्रेजेंटेशंस के लिए इतना सारा वो हजारों किस्म का प्लेटफॉर्म मुझे अवेलेबल है। मैं घोड़ा लेके भी वही फिजिक्स कर सकता हूं, हाँ? मैं ऊंट लेके भी वही फिजिक्स कर सकता हूं, मैं चीटा चीटी लेकर भी वही फिजिक्स कर सकता हूं, मैं वो निर्जीव पदार्थ, ये इंक्लाइंड प्लेन और वो गोला और फलाना ढिमका, मैं हजारों ढंग से अपने सब्जेक्ट को प्रेजेंट कर सकता हूं।
और हजारों ढंग से एग्जामिनेशन के पेपर भी सेट कर सकता हूं। मेरे को है ना अपॉर्चुनिटी, चूंकि हजारों ढंग से हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो हजारों ढंग से क्वेश्चन पेपर भी तो बना सकते हैं। यहां पे मामला फंस जाता है। अगर हमने उसको जिंदगी से नहीं सीखा हुआ है, जिंदगी से कनेक्शन तोड़ दिया है और टेक्स्ट बुक से सीख रहे हैं, तब बहुत मुश्किल है। ये कभी ऐसे पूछ देते हैं, कभी वह पता ही नहीं चलता है कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला क्या करना है, कौन सा वाला इक्वेशन यहां काम है, पता ही नहीं चलता है। ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बना दिया वगैरह वगैरह, है ना। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट दुनिया से जुड़ा है, जिंदगी से जुड़ा है, प्रकृति से जुड़ा है, तो उसकी खूबसूरती भी है। और अगर उसको आप नहीं उस खूबसूरती को देख पा रहे हो, किसी कारण से आपको उधर से आंखें मूंद दी गई हैं, तो फिर बहुत मुश्किल भी लगेगा। भाई केमिस्ट्री में क्या कर लोगे, बायोलॉजी में क्या कर लोगे। लेकिन हम तो बहुत कुछ कर लेंगे। हम तो एकदम ऐसा फेस लिफ्ट करेंगे उसका कि आप पहचानोगे नहीं। कहते ये तो वही वाला सवाल था, ये तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही सवाल था जो कि इन्होंने ऐसा करके पूछ दिया। कभी वो स्पेसशिप के अंदर में हम एस्ट्रोनॉट्स को घुसा देंगे, वही सवाल पूछेंगे, सेम सवाल पूछेंगे। कभी हम किसी टेबल के ऊपर सरका देंगे किसी चीज़ को, वही सवाल पूछेंगे। एकदम डाइवर्स प्रेजेंटेशंस। इसीलिए वो टफेस्ट लगता है, टफ लगता है लोगों को, इसलिए कठिनाई होती है लोगों को। लेकिन एक बार उसको आप कनेक्ट कर लो, एक बार आप देखना शुरू, आपको ये ऑलरेडी है आपके पास में, लेकिन आप वो विजन क्लियर कर लो, जो धूल जमी हो चश्मे के ऊपर उसको हटा दो और आप उसको दिखने लग जाए। अच्छा ये हो रहा है, ठीक है, यही, ओके ओके ठीक है, मालूम है क्या हो रहा है। चीजों के अंदर में, घटनाओं के अंदर में, आप जो भी कुछ आसपास में देख रहे हो उसके अंदर में, जब आपको वो इक्वेशंस दिखने लगे, फिर देखो कितना आसान भी है, कितना मजेदार भी है। ठीक है।